हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। जब हमने फरीदाबाद और अंबाला की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए मुहिम शुरू की तो फरीदाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ का अब कानून के शिकंजे में वो आरोपी आ चुका है, लेकिन अंबाला की हरप्रीत के लिए आज भी हमारी ये जंग जारी है और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हरप्रीत को मौत के घाट उतारने वाले गुनहगार भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते हैं। एक रिपोर्ट इस पर आप देखिए। अंबाला फरीदाबाद की बेटियों के लिए न्याय की जंग जारी है। बेटियों के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हरियाणा न्यूज लगातार अपनी मुहिम को जारी रखे हुए है। ये हरियाणा न्यूज की मुहिम का ही नतीजा है कि सफीदों में हरप्रीत कौर की हत्या मामले में SIT गठित होने के बाद फरीदाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोपी अशोक गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अशोक गोयल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसकी मेडिकल जांच करवाई गई है। आपको बता दें कि नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद आरोपी अशोक गोयल फरार चल रहा था। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और नतीजा ये है कि आज आरोपी अशोक गोयल कानून के शिकंजे में है। अब बारी है अंबाला के गांव तेपला की रहने वाली हरप्रीत कौर के गुनहगारों की। दरअसल हरप्रीत कौर को सफीदों में उसके पति ने ही जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। हरप्रीत बैंक में नौकरी करती थी, लेकिन बावजूद इसके दहेज के लोभियों ने जहर देकर हरप्रीत को मौत के घाट उतार दिया। मृतिका के पिता की शिकायत पर सफीदों शहर थाना पुलिस ने पति, सास और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जबरदस्ती जहर देकर मारने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद होगी, नवंबर 2016 थी शायद डेट। 5-6 साल हो गए इसकी शादी को। इन लॉज बहुत दुखी करते थे। पहले डॉरी के लिए बहुत दुखी किया हुआ है और अब मेरी सिस्टर है ये, इसको सुसाइड करना पड़ा। या हमें नहीं पता सुसाइड कर रहा है या उन्होंने मारा है, कुछ नहीं पता। तो ये इसके साथ ये रात को सानू फोन आया, पता लगा कि भाई ये हॉस्पिटल एडमिट है। ਇੱਥੇ आए ਆ तो जो पहुंचे तो इतने ये डेड हो चुकी थी साड़ी भैन। पता लगा कि मैंने जहर दिता है तो जहर भी ऐसा इसका हसबैंड है, यदी मदर हैगी है मुंडे की, तो यदी 2 भैन ने मुंडे दियाँ। एक भैन नाल ही रहिंदी है इन्हों एक घर दे विच। उन्होंने तिन्हां ने चारियां ने मिल के बड़ा परेशान किया सानू 5 साल तो। डाउरी वास्ते लगातार इन्हों प्रैशराइज करते सी कि भाई सानू पैसा दे पैसा दे पैसा दे। उस तो बाद इन्होंने मारना करना। मुंडा जिहड़ा मारदा करदा सीगा, माँ की गल दे उत्ते आके ते भैन की गल दे उत्ते आके ज़्यादा मारदा करदा सी। इन्हें बहुत मैंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर सारा किया, हर टाइम तो किया। एक बच्ची अपने आप PNB बैंक में मैनेजर सीगी, उसके बावजूद भी बड़ा तंग करता सी। बेटी परेशान होके पिछे परेशान होके बेचारी अपने घर आ गई। इन्हें अपनी पोस्टिंग भी चेंज करा ली कि मैं बहुत परेशान किया इस बंदे ने। उस तो बाद फिर ये बंदा आया साडे घर कि जी मैं दोबारा रखा कुड़ी नूं, बहुत रखांगा, वधिया तरीके रखांगा। बस वो कहते फिर इन्हें फिर दोबारा प्रेशराइज करना शुरू करता, मारना शुरू करता। ये बड़ा परेशान करता सी उन्होंने, फिजिकल मैंटल टॉर्चर सारा करता सी एक तरीके नाल। बड़ी बेचारी परेशान हो गई सी। ये दिक्कत साडे नाल हुई है। हुण कल आया तो इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया। एडमिट कराने तो बाद भज गया। असीं इत्थे आए, साडा ये नज़र नहीं आया सानूं। और जब इस हॉस्पिटल वाले जो फोन कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ पिया था। CCTV फुटेज हॉस्पिटल तो मिल जाएगी उस बंदे की। इस घटना के बाद हरप्रीत के ससुराल के लोग घर में ताला लगाकर फरार है। हरियाणा न्यूज की मुहिम के बाद जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है, लेकिन हमारी मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक गुनहगारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरप्रीत के गुनहगार आज भी नजर आ रहे हैं। जहर देकर के हरप्रीत को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन आज भी उसका गुनहगार
गिरफ्त से बाहर है और इसीलिए हमारी यह मुहिम लगातार जारी है। उस आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार यह कोशिश करे कि उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेकर के आया जा सके। और इसी को लेकर के जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देता हूं उनसे। हमारे साथ समाज सेवी अंजलि राही कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंजलि जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अधिवक्ता अंजू रावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंजू जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से अंजू जी आपसे ही समझना चाह रहा हूं, कानूनी रूप से यह बार बार कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं, कानूनों के अंदर प्रावधान भी हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की जब भी बात की जाती है, कहां है वो दावे, कहां है असल सच्चाई, और क्यों नहीं महिलाएं सुरक्षित हो पाती हैं? लगातार अपराध बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये एक बड़ा वैचारिक मुद्दा है और इसके दो जवाब होते हैं कि जो कागजी पृष्ठभूमि है, कागजों में डिक्लेरेशन है, रूल और लॉज हैं, वो महिलाओं के फेवर में है। जो धरातल की हकीकत है वो महिलाओं के फेवर में नहीं है। अभी हम जो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये डाउरी डेथ का जो मसला ले रहे हैं, ठीक है जी, इसमें वो बेचारी जो महिला है वो एक्सपायर कर गई हैं, वो अब हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसमें कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, पॉइजन दिया है, उसके भी उसमें सेक्शंस लगेंगे, वो सारी चीजें चलेंगी। लेकिन इसके उलट एक स्थिति और होती है कि जबकि महिलाएं घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रही होती हैं और वो ना तो अपने ससुराल में रह पाती हैं, ना उनके मायके में जाने की स्थिति होती है, तो तब जो वो बीच वाली स्थिति होती है जहां पर उन्हें बचाने की जरूरत होती है, मैक्सिमम मसलों में क्या होता है कि या तो उनकी हत्या हो जाती है या फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों ही तथ्यों से तब निपटा जा सकता है। सिस्टम के खिलाफ ही आत्महत्या है, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आत्महत्या हो जाती है। आप इसे कोई भी नाम दे लीजिए, लेकिन एक महिला अपने जीवन को नहीं जी पा रही है। कुल जमा बात यह है, और वो जीवन को इसलिए नहीं जी पाती है क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है। अगर गुड़गांव में ही जितने भी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर यहाँ पे बने हुए हैं, वो कोरी लफाजी है, दिखाने के लिए है। अगर आज भी कोई महिला हमारे पास में आ जाती है जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो एक करनाल नारी निकेतन है और किसी को नहीं जाकर के रहना है करनाल, तो वो कहां रहेंगे? दो तीन मसले गुड़गांव कोर्ट में जब हमारे सामने आए, जब उन बच्चियों को रहने की बड़ी समस्या हो गई थी, दोनों ही महिलाएं बालिग थी और गुड़गांव में रह करके कहीं काम करने लग गई, करना वो चाह रही थी, तो सेक्टर 14 का जो गर्ल्स हॉस्टल था उसकी परमिशन हमें कोर्ट से लेनी पड़ी। लेकिन सेक्टर 14 के गर्ल्स हॉस्टल में क्या हुआ कि वहां की जो अध्यापिकाएं थी उन्होंने अपने हॉस्टल की अन्य लड़कियों को बिल्कुल निर्देश दिए कि इसके साथ में नहीं रहना है, ये तो किसी परिस्थिति में घर छोड़ के भागी है। ठीक है, यानी कि सिस्टम है ही नहीं। नहीं, एक दूसरे मसले में जो यहाँ पे वर्किंग वुमन हॉस्टल है रेड क्रॉस के अंडर में, वहां की हमने परमिशन दिलाई, तो ठीक है वो वहां पे रह लेगी, लेकिन वो खाना भी खाएगी, उसकी अन्य आवश्यकताएं भी हैं, उनके लिए क्या? लेकिन उस मुश्किल घड़ी में उस महिला के साथ खड़ा कौन होगा? रेणु भाटिया जी हमारे साथ, राज्य महिला आयोग की सदस्य, इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है। लेकिन बड़ा गंभीर विषय, लगातार हरियाणा न्यूज बेटियों के लिए ये मुहिम लगातार जारी रखे हुए है। कोशिश यही है कि बेटियों को इंसाफ मिल पाए, उनके हकों की लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन रेणु जी, ये आज भी सवाल उठ रहा है, जब ये कह दिया जाता है, सरकार ये कहती है कि हम बेटियों के साथ खड़े हैं, बेटियों के लिए सशक्तिकरण के रास्ते पूरे तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन कहां है तैयारियां? जमीनी स्तर पर तो महिलाएं और जिनके साथ शोषण होता है वो आज भी अकेली खड़ी हैं, लड़ाई अकेले लड़ रही हैं। देखिए, सरकार बेटियों की अगर आप बात करते हैं तो बेटियों को इसी सरकार ने बेटी बढ़ाओ, पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, इसी सरकार का नारा है। और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने हर तरह का प्रयास किया है कि बेटियों को सशक्त किया जाए। रेणु भाटिया जी, लेकिन ये कैसे आप बेटियों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जब वो बड़ी हो जाएंगी उनके हकों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा एक सॉलिड प्रश्न है और बड़ा हल होना वाला प्रश्न है। बेटियों को कौन ध्यान रखेगा, कौन आगे बढ़ाएगा, इसके लिए सरकार ने अन्य स्कीमें इसी वजहों से बेटियों के लिए रखी हैं कि बेटियां जब इस तरह से कोई इसी परिस्थितियों में आती हैं, यदि 4-5, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, आप वकील हैं, आप पूरा अपना ब्यौरा रख सकती हैं, लेकिन पॉइंट सरकार की तरफ से भी सुनिए। इसके लिए बेटियां जब जैसे ही हमें इस तरह की कोई बेटी की समस्या पता लगती है जिसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ होता है या अनहोनी हुई हो या वो अपने घर से किसी प्रकार से आई हो, कोई भी बात हो सकती है, उनको हम वन स्टॉप सेंटर्स में रखते हैं जो कि 5 कितने सेंटर हैं? रेणु भाटिया जी, कितने सेंटर ऐसे रखा जाता है? 2 रात रुकने की कितने सेंटर पालम विहार में 2 रात रुकने की बताइए ना। अगर प्रदेश के अंदर महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो वहां उनके लिए कहां शेल्टर है, कहां वो शरण आकर के लेंगी, कौन उनके साथ खड़ा होगा? गर्ल्स हॉस्टल
वर्किंग वुमेन हॉस्टल, रेड क्रॉस हॉस्टल, यानी कि सरकार की तरफ से अलग से कोई ऐसा अल्टरनेट है। हाँ। देखिए कहीं पर भी हम फरीदाबाद से मैं आती हूँ, फरीदाबाद का गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ लड़कियां पिछले 8-8 साल से, 10-10 साल से, 15-15 साल से रह रही हैं। एक महिला तो 32 साल की उम्र में आई थी और अब उनका किसी बीमारी, यानी कि ये टेम्परेरी चीजें हैं ना रेणु भाटिया जी, ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। टेम्परेरी नहीं, सरकार उनको पूरा सहयोग करती है, पूरा उनका साथ देती है। तो जब तक वो वहां रहना चाहे, जब तक वो अपने पैरों पे ना खड़ी हो, जब तक वो अपनी मर्जी से ना जाना रेणु भाटिया जी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न इतना ज्यादा है और उनको दबाव में इतना ज्यादा रखा जाता है। आप ये देख रहे हैं कि कई बार, अभी आप बता रही हैं अंजू जी, कि इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि वो खुद सुसाइड कर लेती हैं। उनको लगता है कि उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, व्यवस्था नहीं है। हाँ, बहुत से देखिए मेरी वकील बहन भी बैठी हैं जिनको न्याय दिलाने के लिए ही तो उन्होंने ये पढ़ाई की है और न्याय दिलाने के लिए ही वो बैठी हैं। परंतु सरकार अपना दायित्व कहाँ कहाँ निभा रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ सरकार पूरा सहयोग कर सकती है, वहाँ सरकार अपने दायित्व निभा रही है। चाहे उनको 5 दिन का स्टे चाहिए और चाहे उनको वहां पर अपनी जीवन शैली के लिए पूरा सपोर्ट करें। रेणु भाटिया जी, ये ऐसे कुछ मामले हैं जो कि सामने आए हैं। पिछले 10 वर्षों से ये बात कर रहे हैं। कोई केस लड़ना है तो उसके लिए सरकारी ये कुछ ऐसे मामले हैं रेणु भाटिया जी जो सामने आए हैं। मैडम जानती हैं, सफीदों के मामले में आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, आरोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए यही तो है, यही चीजें ऐसी हैं जो ये दिखाती हैं कि जो कोई भी आरोपी है वो फरार हो जाता है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता है, उनको पुलिस पकड़ भी नहीं पाती है, उन तक पहुंच नहीं पाती है। इसको आप आरोपी कहते हैं, यदि आरोपी नाम दे दिया आपने तो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा दिन तक नहीं बच पाता है। कोई कितने दिन तक इस तरह से अटकेलियां, आरोप तो लग रहा है ना अधिक दिन नहीं। रेणु भाटिया जी, आरोप तो लग रहा है ना। गैंगरेप के आरोपी कब पकड़ेंगे आप? 1 मिनट, आप पूरी मेरी बात होने दीजिए। इतनी जो है ना फ्रस्ट्रेट ना होइए आप, ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना ये रेणु भाटिया जी, ये जो प्रदेश की महिलाएं हैं ना, वो यही जानना चाहती हैं, ये जानना चाहती हैं, ये समझना चाहती हैं कि इंसाफ कब मिलेगा और एक नजीर पेश होनी चाहिए, नजीर पेश होनी चाहिए। चाहती है कि गर्ल्स के लिए इंसाफ कब होगा, गर्ल्स को सपोर्ट कैसे मिलेगा। इनके जैसी वकील ही तो सपोर्ट करती हैं गर्ल्स का। अपना दायित्व, जब हम अधिकार मांगते हैं ना सरकार से, तो हम अपने फर्ज भी समझने चाहिए हमें। लेकिन राज्य महिला आयोग कहाँ खड़ा है रेणु भाटिया जी, सरकार का सिस्टम कहाँ है? अगर सामाजिक संस्थाएं, वकील सभी साथ देंगे, नहीं होता है। रेणु भाटिया जी, इस लड़ाई में सरकार का भी तो साथ होना चाहिए ना। सरकार किसी भी प्रकार से डील नहीं करेगी। जो आरोपी है, यदि वो आरोपी के दायरे में आ गया तो उसको सरकार सजा, कानून के दायरे में आ गया उसे सजा जरूर मिलेगी, वो अरेस्ट होगा और उसको जो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। सफीदों के मामले के अंदर अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। फरीदाबाद का आरोपी हो गया ना अरेस्ट। कल ही आप लोग मुझसे बहुत बहस कर रहे थे और ये तो हमारी कोशिश है। ये वकील रेणु भाटिया जी, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि फरीदाबाद में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये सबकी मिलीजुली कोशिश है। ठीक है, मैं आता हूं रेणु जी, मैं आता हूं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मूलचंद जी, फरीदाबाद में जो मामला सामने आया था उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सफीदों में और तमाम दूसरे ऐसे इलाके हैं जहां पर बेटियां आज भी इंसाफ की मांग कर रही हैं। आखिर क्या सिस्टम है? और आज भी यहां इस पैनल के अंदर भी महिलाएं ये बात रख रही हैं कि सरकार कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करे ताकि महिलाएं जो कि शोषित हैं, जो कि पीड़ित हैं, उनको एक सपोर्ट मिल सके, एक सपोर्ट सिस्टम उनका सरकार के बैकएंड पर आकर के मिलना चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जिस बात को मैंने कहा था कि चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, किसी दल का हो, किसी बल का हो, और क्रिमिनल आदमी कभी बच नहीं सकता। और हमारे यहाँ से जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस तरह के आदमी मनोहर की सरकार में ना कोई की बात करता, ना इनको बढ़ावा देता, ना इनकी सपोर्ट में रहता। इस तरह के लोग गिरफ्तार होंगे। लेकिन मूलचंद शर्मा जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है। आवाज आपकी कम आ रही है, जरा आवाज करिए। ठीक है, मैं जरा इसको आवाज को ठीक कर लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल मूलचंद शर्मा जी ये भी है, महिलाएं आज ये भी जानना चाह रही हैं कि अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है, शेल्टर होम उनके लिए कुछ है, कहीं उनके लिए व्यवस्थाएं हैं जहां पर रह करके वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकें,
अगर उनका परिवार साथ नहीं दे रहा है, जहां से उनकी लड़ाई चल रही है, तो वो जाएंगी कहां महिलाएं? उनके लिए कोई तो व्यवस्था हो, कहां पर आकर के वो रुकेंगी, कहां पर आकर के वो ठहरेंगी? 22,000 व्यवस्था के लिए, कोई महिला के लिए, कोई SC OBC महिला के लिए पहले 11,000 थे। प्रदेश की सरकार ने 22,000 रुपए उसके लिए करे हैं। कानूनी लड़ाई के लिए सरकार उसके साथ है, सामाजिक संस्था साथ है। और कोई हॉस्टल, कोई शेल्टर हो, वो गुड़गांव में कहां पर है? पिछले 10 सालों से हम इस चीज को पुरजोर ढंग से रख रहे हैं कि अगर कोई महिला अपने घर से बाहर निकली भी कि चलिए मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूं, तो सड़क तो बड़ी असुरक्षित है, उसे जाने के लिए जगह कहां पर है? गुड़गांव से सीधे करनाल भेज दिया जाता है। कब यहाँ पर शेल्टर होम हमें मिलने वाला है? इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। और हम लोग अल्टरनेट व्यवस्था के लिए हमेशा लड़ते रह जाएंगे। यहाँ भी जहाँ भी नजदीक है, करनाल के अलावा अपने गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ पर इस तरह के शेल्टर होम बनने चाहिए। जो चीज है उसको जो नजर में आई है, आप थोड़े ना चाहिए बोलेंगे, आप मुझे आश्वासन देंगे कि आपने बताया है, आपने बताया है सर, मैं 10 सालों से कार्रवाई कराएंगे, फरीदाबाद बनाएंगे, अम्बाला बनाएंगे। जी, ये कहिए बनाएंगे। धन्यवाद। आप बनाएंगे, बिल्कुल धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है आपका एक मिनट, मूलचंद शर्मा जी, लेकिन सफीदों का मामला, आपने ये आश्वासन दिया था कि फरीदाबाद वाले मामले में अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन सफीदों का मामला, जहां पर एक बहू को दहेज के लालच के चक्कर में उसको जहर देकर के उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। ये जब तक नजीर पेश नहीं होगी, तो ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके जहन के अंदर ऐसी मानसिक विकृति, अगर एक तरीके से इसको कह लिया जाए, तो ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक ऐसी नजीर पेश नहीं की जाएगी। क्या है कि प्रयास करता आदमी पकड़ेगा, जीन में कहां तक भागेगा, रिश्तेदारी में भागेगा, कहीं छुपने का प्रयास करेगा, एक दिन पकड़ में जाएगा ना। तो आदमी तो वो भी इंसान है ना, जो पकड़ने वाले जैसे करने वाले हैं। परिवार के लोगों का जो मनोबल है वो सरकार के लोग, सरकार ने कभी ये थोड़ी कहती है सरकार ऐसे लोगों को छोड़े। सरकार चाहती है ऐसे उठाकर भीतर करे, कानून का काम करे। नहीं ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज साफ है मूलचंद शर्मा जी, अब ये सफीदों का जो मामला है, ऐसे मामले न जाने और कितने होंगे। महिला थाने खोले गए, महिला थाने खोलने का मकसद भी यही था कि बेटियां जो अभी तक अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कर रही हैं, वो कम से कम शिकायतें दर्ज कराएं। लेकिन महिलाएं आज भी ये कहती हैं कि महिला थानों के अंदर उनको अटेंड करने के लिए कोई नहीं मिलता है, महिला थानों के अंदर डिपार्टमेंट इतना नहीं है कि वो जाकर के महिलाओं की परेशानियों को समझ पाए। तो जिस मकसद के साथ इन महिला थानों को खोला गया, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन हरियाणा न्यूज की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये जो कार्रवाई में देरी हो रही है, वो किस कारण से हो रही है। गुनहगारों की गिरफ्तारी में आखिर प्रशासन लाचार क्यों नजर आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। कुछ खास मेहमान और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता निकिता अरोड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। निकिता जी, विपक्ष के तौर पर और खास करके जब सरकार ये कह रही है कि हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं, महिला थाने हमने खोले हैं, और साथ ही साथ ठीक है, मैं आपका रुख करूंगा। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जरा मैं आपका रुख कर रहा हूं, और अब इस पूरे मामले को लेकर के पीड़िता का क्या कहना है। फरीदाबाद में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कह रही हैं वो? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं अभी पीड़िता से अभी अपने दर्शकों की भावनाएं, जो उनकी भावनाएं हैं, मैं वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अभी उनके साथ मौजूद हूं। देखिए, अशोक गोयल की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहते हैं कि हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा मेरी बेटी को। मैं हरियाणा न्यूज वाले को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमें शुरू से लेके अभी तक वो मेरा साथ दे रहे हैं, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। और मैं पूरा भरोसा कानून पे है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है, मेरी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है इस कानून पे। संजय, जरा जानिए उनसे, ये जरा सवाल कीजिए उनसे कि क्या उनको पहले जो धमकियां दी जा रही थी, उनके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा था, क्या अभी भी ऐसा दबाव बनाया जा रहा है? ये कहा जा रहा था कि दबंग किस्म का वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, क्या अभी भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? अब बिल्कुल हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। अभी भी एक हजारे की कोर्ट में तुम अपने बयान बदल दो, नहीं तो तुम दोनों को रहना मुश्किल हो जाएगा। सर, हमें बेटी, हम मर जाए, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो दरिंदा को ना सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो गलत किया हमारी बेटी के साथ।
हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दिया उसने। इस पूरे मामले को लेकर हम ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ और भी पैनल में महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। ये जरा बताइए कि अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब जो पूरी प्रक्रियाएं हैं आगे शुरू हो चुकी हैं, आपको उम्मीद है इंसाफ का? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं बात करना चाहूंगा कि आपको इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, कानून पे मुझे पूरा भरोसा है, इस कानून पे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। कोर्ट जो भी करेगा, कोर्ट इंसाफ दिलाएगा मेरी बेटी को, कोर्ट पे पूरा भरोसा है मुझे। लेकिन आप जो ये आपने बताया कि अभी भी आपके ऊपर कोई शख्स है जो दबाव बना रहा है, कौन है वो शख्स? उसके बारे में कोई अभी आपको, आप जानते हैं उसको, कौन है वो? मैं उन्हें नहीं पहचानती, नहीं जानती। जी, आपने कल एक व्यक्ति का नाम बताया था जो आप पे दबाव डालने को। रिंकू मिंगलानी थे वो। एक रिंकू मिंगलानी नाम के शख्स हैं जो लगातार इनको धमकियां दे रहे हैं। शुभेंदु, मैं बिल्कुल साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि वो उसके बिजनेस पार्टनर हैं अशोक गोयल के, वो लगातार इनको धमकियां दे रहे हैं, इन पे फैसले का दबाव बना रहे हैं। अभी इस बारे में जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी है कि दबाव बनाने के लिए ऐसी कोशिशें हो रही हैं? डरे हुए हैं। बिल्कुल हम डरे हुए हैं सर, हम तो बाहर भी नहीं निकल रहे हैं डर से। हमारे घर में तो हम जैसे जी रहे हैं हम जानते हैं, हमारे घर में अगर नमक रोटी है तब उसी से खा के अपना वो कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं हम। और ये डर का शुभेंदु जी, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, पीड़िता का साफ तौर पे कहना है कि जो आरोपी है वो लगातार दबाव बना रहा है कि इनसे समझौता किया जाए, नहीं तो इनको घर से भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अभी भी हम लोग इनका गाड़ी में बैठ के ही हम इनका लाइव कर रहे हैं। ठीक है, ये परिस्थितियां बन जाती हैं अंजू रावत जी, ये परिस्थितियां बन जाती हैं कि कोई भी अगर शिकायत देता है, अगर आरोपी की गिरफ्तारी तक हो गई है, लेकिन देखिए दबंगई कि अभी भी दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, बयान बदलने की बात की जा रही है। देखिए सर, जब कोई भी मसला इस तरह से उठता है उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू होती है, जहां पर कि दबाव देना, बयान बदलवाना, गवाहों का पलटना, ये सारी चीजें रहती हैं। आप फरीदाबाद के मुद्दे को और एक जो भी ये सुसाइड का मुद्दा है, हत्या का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को आप बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। लेकिन मैं भी एक चीज को कलेक्टिवली नोट कर रही हूँ, आपके भी और अन्य लोगों के भी, जो बसई में गैंगरेप का मुद्दा हुआ है, क्या वो आपके आज के एजेंडा में नहीं है? क्या वो महिला की सुरक्षा नहीं है? वो महिला मध्य प्रदेश के अप्रवासी लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जिन पे 4 लोगों ने गैंगरेप किया है और 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। क्या उस महिला की सुरक्षा की बात हम इस कार्यक्रम में नहीं कर सकते हैं? मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को पुट करने की कोशिश की है, लेकिन सर मुझे आप ही की तवज्जो नहीं मिली है। नहीं, ये इस तो मंच के जरिए ये ज्यादा सेंसिटिव है, ये ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि वो 12 साल की बच्ची है। वो 12 साल की बच्ची है, वो 4 गैंग रेपिस्ट कब पकड़े जाएंगे? देखिए, हमारी ये मुहिम बेटियों के लिए ही है और उनको इंसाफ मिल पाए। और ऐसे मैं तो लगातार शुरुआत से कह रहा हूं, इस कार्यक्रम की शुरुआत से, कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं और बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि रजिस्टर्ड तक नहीं हो पाते हैं। हम उस परिवार को 2-3 बार अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन वो इतने पुलिस के प्रभाव में है कि आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी है। आपने एक वकालतनामा तक उन्होंने हमको साइन कर करके नहीं दिया है ताकि हम उनकी चीज को आगे रिप्रेजेंट कर सके। इतनी बुरी तरह से दबा मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा जल्दी से रेणु भाटिया जी का उनसे जवाब ले लेता हूं। रेणु भाटिया जी, फरीदाबाद के मामले के अंदर आज भी पीड़िता की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी बेशक हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर दबाव आज भी बनाया जा रहा है, उनको धमकियां अभी भी दी जा रही हैं। देखिए, 2 अलग मैटर्स हैं। एक मैटर था कि आप किस प्रकार से आप प्रताड़ित थी और आपने जो कंप्लेंट लिखाई थी जिसके खिलाफ, वो अरेस्ट हो गए। कल तक तो ये यही बोल रही थी कि दबाव है, अरेस्ट नहीं हो रहे और रसूखदार है, और मैंने तब भी यही बात की थी कि किसी भी तरह का रसूख नहीं चलेगा। यदि कोई दोषी है तो कोई रसूख नहीं चलेगा। दूसरी बात, अब किसी और का नाम कह रही हैं कि वो धमकियां दे रहे हैं और किसी का नाम भी ले रहे हैं, तो इसके बारे में भी पूरी जांच हो जाएगी। किस पे धमकियां दे रहे हैं वो पहचानती नहीं है, कहती है मैं पहचानती नहीं हूं। अब उन्होंने कहा उनका पार्टनर है, फलाना नाम है, तो कोई ना कोई फोन पे या किसी पे धमकी दी होगी, फोन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे सामने। तो इस बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि फोन रिकॉर्ड्स में धमकी दी गई होगी, आएगा, पूरी जांच होगी। यदि वो भी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन
हमें ये सोचना होगा कि हम जिसको हम अरेस्ट कराना चाह रहे थे, जिसके खिलाफ हमने बात की, वो अरेस्ट हो गए और अब कानून अपना काम कर रहा है। और अभी ये कह रही थी कि मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, तो विश्वास करके देखिए, कानून आपका पूरा सहयोग करेगा। लेकिन रेणु भाटिया जी, सफीदों के मामले में क्या होगा? कब तक ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सफीदों का मामला दुखदाई है कि उस बेटी ने जान गंवाई है और हमें अफसोस है। हम उस परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। जल्द से जल्द इसका भी प्रयास करेंगे कि वो दोषी, अब ये वाले दोषी भी जल्द से जल्द पकड़े जाए, जैसे फरीदाबाद का दोषी पकड़ा गया। मैं जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं। निकिता अरोड़ा जी, विपक्ष के तौर पर इन मामलों को लेकर के कांग्रेस पार्टी कहां है? विपक्षी खेमा कहां है? बेटियां आज अगर अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं तो उसमें विपक्ष की भूमिका भी तो है ना। एक महिला होने के नाते क्यों नहीं ऐसे मामलों को आप अपनी पार्टी के साथ, अलग अलग राजनीतिक विषय होते हैं, उनके लिए सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया जाता है, उनके लिए नारेबाजी की जाती है, लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बात है, उनके खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को लेकर के बात है, तो क्यों नहीं सड़कों पर उतर करके उनके खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है जो कि ऐसे कुकृत्य करते हैं, ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं। आरोपी आज भी सफीदों के अंदर गिरफ्त से बाहर है, क्यों नहीं उसके खिलाफ ऐसे एक मूवमेंट चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं? शुभेंदु, आपका जो सवाल है उसको मैं एक एक करके मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे प्रदेश की अध्यक्ष एक महिला है और राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी जो अध्यक्ष हैं वो एक महिला है। और जब ऐसे कोई केस आया है, उन्होंने हमेशा अपना एक बयान रखा है, उन्होंने हमेशा सहानुभूति जताई है और हमेशा महिलाओं के राइट्स के बारे में बात की है। हाल फिलहाल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी दोनों ने जब हाथरस का केस हुआ था तो पूरे जमकर प्रोटेस्ट भी किया था, क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ। बात है कि जहां पर राजनीति है, जहां पर वोट बैंक है, वहां पर प्रदर्शन होगा, यहाँ नहीं होगा। शुभेंदु, ये बात जहां पर कोई कांग्रेसी लिप्त होता है, जहां पर कोई कांग्रेसी लिप्त होता है इस तरह के केस में, वहां राहुल और प्रियंका नहीं आते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस की आपको मालूम नहीं है शायद? तो हाथरस जा सकते हैं, हाथरस जा सकते हैं, तो सफीदों क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आएंगे, आप बिल्कुल आएंगे। सफीदों क्यों नहीं आ सकते बिल्कुल हैं? आएंगे, सब अपनी आवाज बुलंद रखें। फरीदाबाद में क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल पहुंचेंगे। आप देखेंगे अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इनको अगर दूर जाना है, गुरुग्राम के बसई में जो मामला बता रही हैं, क्यों नहीं वहां पर पहुंच रहे हैं? यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, आप पहुंचिए ना, आवाज उठाइए। 3 बार जा बिल्कुल, अगर उनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर होगा, उनको लॉ उनको साथ नहीं उनको मिलेगा लॉ। कहाँ मिल रहा है साहब? हम उतरेंगे सड़क पे। अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। निकिता जी, अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। बिल्कुल, हम अपनी आवाज उठा ही रहे हैं। आप सभी के माध्यम से, हम सभी चैनल के माध्यम से अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। आप ट्विटर पे भी जाके देखिए, हमने एक मुहिम चलाई थी इसी केस को लेकर, हमने अपनी आवाज उठाई। बड़े नेता हाथरस पहुंच गए थे ना, कहीं पर भी हाथरस पहुंचे थे, यहाँ पे कहीं पे भी हाथरस पहुंचे थे। बिल्कुल भी नहीं, ये बात कहना बिल्कुल गलत है। हरियाणा में क्यों नहीं? फिर जहां हाथरस में अगर जा सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं आ सकते? बुलंद कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं, बाकी सभी चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं, और अपनी आवाज जहां जहां हम अपनी उठा सकते हैं वहां हम उठा रहे हैं। और कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होगा या लॉ उनका साथ नहीं देगा, हम खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बुलंद करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे में एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत ही एक दुखद घटना घटित हुई है यहाँ पर, जिसकी पूरी तौर से निंदा की जाती है। और मैं खुद एक महिला हूं और मेरे खुद के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसके तौर पर मैं ये बहुत ही संवेदनशीलता से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल समय होता है किसी भी पीड़िता के लिए और पीड़िता की फैमिली के लिए। और जैसे कि अभी हमने उनकी माता जी को सुना कि जैसे कितना वो रो रही थी, मेरे आंख में आंसू आ रहा था, मेरे से बोला नहीं जा रहा है इस वक्त, बट मैं आपको आश्वासन देती हूं कि अगर इस केस में और बाकी सभी केसेस में किसी में भी अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा और लॉ साथ नहीं देगा, हम खड़े रहेंगे और उनकी आवाज बन के हम डटे रहेंगे, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अंजलि राही जी, ये जरा बताइए कि ये दहेज का जो दानव है ना, वो आज भी हमारे समाज के भीतर बना हुआ है, ये आज भी हमारे समाज के लोगों के जो दिमाग में बैठा हुआ है, और इसके चक्कर में न जाने कितनी बेटियां अपनी जान गंवा चुकी हैं, और आने वाले समय में ऐसी अंदेशा बहुत है। लेकिन हमें उस सिस्टम को बदलना होगा, हमारे समाज के भीतर की उस सोच को बदलना होगा। ये कैसे बदला जाएगा?
इसके लिए हम सरकार पर दोष नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सभी की भूमिका होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सभी की भूमिका अनिवार्य है। सरकार के साथ साथ हम जो है समाज के जो लोग हैं उन सबकी भूमिका अनिवार्य है। हम लोग बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाने के साथ साथ उसको इतना स्टैंड कर देते हैं कि हाँ भी वो आगे कमा कर उन लोगों को इतना सब कुछ दे देती है, तो आगे दहेज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि बेटे को उसके परिवार को समझना चाहिए कि हाँ भी उनके घर भी कोई बेटी है और उसकी बेटी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो गलत है। हम लोगों को जो है खुद ही सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए, सिर्फ 2 जोड़ी में लड़की की शादी कर देनी चाहिए, ना ही तो हम लोग देंगे ना ही आगे मांग बढ़ेगी। जहां पर भी अगर मांग आती है तो सरकार को इतने सख्त कानून बना देने चाहिए कि कोई दहेज की मांग ही ना करे। लड़के वालों के पास साइकिल तो होती नहीं है, खुद के पास मांग करते हैं कि हाँ भी हमें मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, रहने के लिए खुद के लिए घर नहीं है, 5,000 के किराए पे रहते हैं, चाहिए कि हाँ भी बेटी को मकान दे। तो ये सिस्टम किसने शुरू किया? सरकार के साथ साथ अगर सरकार साथ दे रही है तो हम लोग भी तो साथ दे रहे हैं ना। हम सबको ही सोचना चाहिए कि इस सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो था वो बहुत पहले बन गया था, जिसमें कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध हैं। लेकिन इसके साथ ही हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से मना नहीं कर सकते हैं। लड़कियां भी बड़े अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालती हैं कि मेरी शादी बिल्कुल पॉम्प एंड शो से होनी चाहिए, मेरे जेवर फला फला वेट के होने चाहिए। तो ये जो हमारा सामाजिक दायित्व है, इसको तो कहीं ना कहीं हम सरकार के ऊपर, अगली या पिछली या वर्तमान, हम उनके ऊपर नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक ताना बाना हमने बुना है और इसकी सामाजिक जिम्मेदारी हमारी है। हरियाणा खाप पंचायतों का स्टेट माना जाता है। हमारी कोई खाप पंचायत क्यों नहीं घोषणा कर देती कि जिस विवाह समारोह में 10 से ज्यादा व्यंजन सर्व किए जाएंगे हम वहां भोजन नहीं करेंगे। जो अपनी लड़की को दहेज देगा उसके यहाँ हम अपना उसके लड़के के यहाँ हम दूसरी बहू नहीं देंगे। तो दहेज की जो समस्या है वो एक सामाजिक समस्या है। हमें इस पर सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन वो कानून निष्प्रभावी साबित होता है क्योंकि हम ही उसको तोड़ रहे हैं। मेरी लड़की की शादी होगी तो मैं उसे दूंगी भी, मेरे लड़के की शादी होगी तो हम लोग उसमें अपने जो भी गिफ्ट्स हैं किसी ना किसी बहाने लेकिन अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, शादियां इतनी पॉम्प एंड शो से करते हैं, के अंदर अगर आरोपी गिरफ्त से बाहर रहता है रेणु भाटिया जी, इसको हम क्या माने? ये प्रशासन का फेलियर है? क्या माने हम इसको? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि एक बात तो हमारी वकील साहिबा ने बड़ी अच्छी करी कि ये जो कानून बना था वो दोनों पक्षों के लिए बना था। लेकिन जब हम अधिकार सरकार ऐसा करना चाहिए, सरकार के ऊपर ये, सरकार के ऊपर वो, जब इतना ज्यादा सरकार करते हैं तो स्वयं के ऊपर हम क्या फर्ज निभाने की बात कर रहे हैं ये हमें खूब सोचना होगा। और जब इस तरह के कोई केसेस आ जाते हैं तो सरकार को दोषी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन अपना नहीं सोचते कि हमने 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व अपने परिवारों में कैसे शादियां की थी और क्या क्या लिया दिया था। तो जब तक समाज इस चीज के लिए जो है स्ट्रिक्ट नहीं होगा अपने आप के लिए, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इस तरह के कानून भी सफल होंगे। ये एक रेणु भाटिया जी, इसमें 2-3 प्रोपेगेंडा लगेगा कि सरकार से तो पूरी उम्मीदें हैं लेकिन स्वयं कुछ करना आज तक नहीं है। अगर कोई भी हरियाणा के अंदर किसी भी महिला के साथ कुछ भी उत्पीड़न होता है, देखिए मैं बीच में उस समय हाँ बिल्कुल ये हर जिले में होना चाहिए ताकि मैं उस समय बीच में बोलना चाह रही थी जब आप मूलचंद शर्मा जी से बात कर रहे थे, मैं उस टाइम बीच में बोलना चाह रही थी 3 और शेल्टर होम्स बनने की बात हुई है डिफरेंट प्लेसेस में जहां पर मैक्सिमम वर्किंग विमेन है, जिनमें फरीदाबाद, गुड़गांव हमने नाम दिए हुए हैं और इसके ऊपर 2-3 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। जल्द ये सामने आ जाएगा। टेन्योर पूरा हो चुका है, एक कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है सरकार और अगले कार्यकाल के अंदर है, तो अब भी अगर आप कहेंगे कि बनने के उसमें प्रोसीजर में है तो कब तक इंतजार किया जाएगा? और यही हम कह रहे हैं शुरुआत से। आप जब कह रहे हैं या तो 2 चीजें, या तो आप ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान आप शुरू कर रहे हैं ये बेटियों के लिए है, बेटियों के लिए जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो जमीनी स्तर पर जब वो परेशानी में है, असल समय में जब उसको एक सहायता की जरूरत है, वहां पर जब उसके लिए कुछ है ही नहीं तो फिर कैसा अभियान, फिर कैसा सहयोग? ये हो चुकी है, ये तय हो चुकी है बात, जहां पर भी इस तरह की महिलाएं हैं जिनके साथ लॉन्ग केसेस चल रहे हैं या जिनके पास रहने का स्थान नहीं है, पारिवारिक कोई समस्याएं हैं, शेल्टर होम्स और विकसित होने की बात हो चुकी है।
नहीं रेणु भाटिया जी, प्रयास आज रहेगा वो कि विकसित 2-3 होंगे, कब शेल्टर बनेंगे, जल्दी कब वहां बने, पर आएंगे अदरवाइज केसेस। हम लोगों ने लेकिन आज की परिस्थितियां देखिए ना, आज जल्द अगर किसी बनेंगे, महिला के जल्द साथ कुछ भी बनेंगे। गलत हो रहा है तो आप उनको किसी हॉस्टल में भेज रहे हैं, किसी और दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, वहां पर वो कंफर्टेबल है भी या नहीं है, वो किस मुश्किल में है, आपने ले जाकर के छोड़ दिया, लेकिन वहां वो किन परिस्थितियों के अंदर हैं, वो कैसे ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगी और वहां का आसपास के माहौल को कैसे टैकल करेंगे। प्रेमी जोड़े जहां शरण लेते हैं वही देख लीजिए ना, कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास में, और इस तरह से जब परेशानियां आती हैं तो उनको टैकल भी करना होता है और उनको कानूनी कार्रवाई भी करनी होती है। ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने तय किया था कि इन बेटियों को सहयोग भी मिलेगा फाइनेंशियल तौर पे और उनको सरकारी वकील भी मिलेगा उनका केस लड़ने के लिए। और जब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, केस सॉल्व नहीं होता, जो जब तक इस तरीके के वो केसेस में होती डिसाइड नहीं हैं, करती कि वो कहां जाएगी, वो या तो आत्महत्या कर लेती सरकार हैं, शेल्टर देगी। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से धमकियां दी जाती हैं। तो वहां सिक्योरिटी कब मिलेगी उनको उनकी सुरक्षा भी तो बहुत जरूरी है ना। देखिए, सरकार ने हर तरह से सख्त कानून बनाए हैं, सरकार ने हर स्टेप पर प्रयास किया है कि बेटियों को मैक्सिमम सुरक्षा मिले, चाहे महिला थानों के माध्यम से था, कहीं पर भी अगर महिला थानों में असुविधा बरती गई या कहीं पर सहयोग नहीं मिला तो वहां पर भी सख्त कार्रवाई हुई उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह से महिलाओं को सहयोग नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं पर ढिलाई बरत रही है, कहीं अधिकारी कर्मचारी कोई भी ढिलाई बरतता है किसी भी स्तर का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सहयोग के लिए सरकार तत्पर नहीं है। सरकार ने हर तरह से प्रयास किया है कि बेटियों को पूरा सहयोग मिले, पूरा शेल्टर मिले, पूरी सहायता मिले, उनको कानूनी लड़ाई लड़ने में भी। अंजू रावत जी, ये कह दिया जा रहा है कि अगर कोई भी महिला शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, अगर ऐसे मामलों से जूझ रही है तो उनको आर्थिक रूप से सहयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ऐसे कितने मामले हैं, जरा बताइए। देखिए सर, कोई जो ये सरकारी ग्रांट होगी तो 2-4 दिन पहले का ही हमने गुड़गांव का अखबार पढ़ा था जिसमें एक भूतपूर्व जो मिनिस्टर हैं उन पे सरकारी ग्रांट्स के दुरुपयोग का मामला बना था। तो इन ग्रांट्स के बारे में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं कि क्या मिलती है, कैसे मिलती है, माफ कीजिएगा, मेरे को इसमें बहुत कम इसमें जानकारी है। मगर जो धरातल है, जो हकीकत है, वहां पर ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। कोर्ट में केस के बाद जो विक्टिम रिहेबिलिटेशन का जो सिस्टम है 2013 वाला, उसमें उन लोगों को निसंदेह रिहेबिलिटेशन के लिए कोई चीजें मिल जाती हैं, लेकिन वो तब की बात है जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे। मेरा पहला प्रश्न ये है कि कोई महिला एक शोषण का शिकार हो रही है, उसे घर से बाहर निकलना है, वो वहां से निकल करके कहां जाएगी, ये बेसिक चीज है। रूट पे जब तक हम किसी समस्या का निदान उसके रूट पे नहीं करते हैं तब तक उसका जो है उसका कोई समाधान हो पाए ऐसा दिखाई नहीं देता है। आप उनको आर्थिक सहायता तो तब दोगे जब वो स्टेबल होंगी, वो वहां घर से निकल करके वो जाएं कहां। एक लेडी ससुराल में नहीं रहना चाहती है, मायके में जाने की उसकी संभावना नहीं है, तो वो बीच में कहां पर जाएगी। गुड़गांव में पालम विहार में इन्होंने वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाया है, मैंने 1-2 बारी वहां पे जाकर के देखा है, लेकिन वहां महिला के 2 दिन क्या एक भी दिन रुकने की व्यवस्था नहीं है। कोई ओल्ड एज होम भी यहाँ पर भी नहीं है। जो सेक्टर 4 में एक ओल्ड एज होम था, 2006-7 में हमने किन्हीं सज्जन को वहां पे रहने के लिए भेजा था, तो वहां पे भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और आज की स्थिति में भी यह है कि जो ये बंधवाड़ी में जो ये हमारा सेंटर है रवि कालरा जी का, किसी को भी भेजना हो तो वो वहीं पर टिकते हैं, लेकिन वहां पे सिचुएशन क्या है कि वहां पे अर्धविकसित लोग भी हैं, बहुत भयंकर बीमारियों से ग्रसित लोग भी हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति जब वहां पर जाता है तो उसका 1-8 दिन रुकने का तो चलता है, बाकी के उसके वहां पर नहीं रहा जाता है। छोटे बच्चों के लिए भी एक आरुषि होम और 1-2 होम्स और हैं, हमारी वहां पर डिपेंडेंसी होती जा रही है। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं कहां पर हैं? मेरा ना तो इस सरकार से कोई द्वेष है, न पहले की सरकारों के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष भावना है। मेरा सीधा सीधा कहने का यह है कि कोई व्यवस्था धरातल पे कभी नहीं बनी। ये सिर्फ हक की लड़ाई है। और जो पॉलिसी मेकर हैं शायद उनमें ग्रास रूट का कोई बंधन नहीं बैठता, इसलिए ये चीजें और ऐसा भी नहीं है कि सरकार में ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं नहीं हैं या आप किसी भी राजनीतिक दल के अंदर महिलाएं ना हो। और महिलाओं की परेशानी एक महिला बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती है रेणु भाटिया जी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये पूछना चाह रहे हैं, बार बार ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि आखिर सफीदों और अब जो बसाई का मामला है, ऐसे मामलों के अंदर आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? ऐसे मामलों में आखिर कार्रवाई कब होगी? कब महिलाएं अपने आप को नहीं है, सरकार का रसूख नहीं है। रेणु भाटिया जी, देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है
और कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही। परंतु कहीं पर अगर इस तरह से कोई ढिलाई भी है, मैंने पहले भी कहा, अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी जरा भी ढिलाई करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। सहयोग, समाज का सहयोग, आप जैसे मीडिया के लोगों का सहयोग, ये बहुत जरूरी होता है इस तरह के कार्यों को जो है सामूहिक तौर पर करने के लिए। एक वन साइडेड कोई कहे कि हम अपने दायित्व को तो, अधिकार को तो मांगे, लेकिन फर्ज को नहीं निभाए, ऐसा भी नहीं ये जो है। सफीदों का मामला है, इसमें अभी इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, तो इसके पीछे लापरवाही है, और लापरवाही है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लापरवाही नहीं है, लापरवाही नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और लापरवाही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे ले जाए। रेणु जी, मेरे पास एक बहुत छोटा सा सुझाव है, कई बार दिया हुआ, नया बिल्कुल नहीं है। जितने भी थाने हैं ना, उनके एसएचओ की जिम्मेदारी लगा दी जाए कि आपके क्षेत्र में जो भी अपराध होगा, जो भी अपराधी भागेंगे, आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। हम कभी अपनी इच्छा शक्ति को इतना आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? जिम्मेदारियां तय नहीं हो पाती हैं, ये जिम्मेदारियां तय नहीं हो पाती रेणु भाटिया जी। नीचे से ऊपर चलिए, ऊपर से नीचे नहीं आना है, ये कभी तय नहीं हो सकता। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये जिम्मेदारी वाली अगर हम बात करते हैं ना, तो ये हमें स्वयं पर भी लेनी चाहिए। जैसे मैं अपना कहूं कि महिला आयोग अगर कोई काम नहीं कर पाया तो मेरी जिम्मेदारी मेरी कमी से होगा। वकील अगर कोई केस इस तरह से बेटी को न्याय नहीं दे पाया, मान लीजिए अंजू जी के पास कोई केस आता है और वो न्याय नहीं दिला पाई, तो ये उनकी जिम्मेदारी मैडम, मैं तो पिछले 15 कहना बड़ा साल से आसान जिम्मेदारियां है, जब अपने ऊपर आता है तो उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो रेणु भाटिया जी, अगर प्रदेश के अंदर किसी बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? ये हमें जरूर उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है कि कोई भी, ये हमें जरूर क्या प्रदेश की सरकार कि हमें अपना दायित्व जरूर समझना चाहिए। हमें रेणु भाटिया जी, इस तरह के कामों को और बेटियों को अधिकार अगर दिलाने के लिए एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, एहसास करना, एक बेटी की अगर हत्या कर दी जाती है तो सरकार की जवाबदेही नहीं है इस पर? सैलरीड पर्सन, सो दैट ही मस्ट बी लायबल। जिम्मेदारी है उसकी, इसी बात के पैसे हैं उसे मिल रहे। पुलिस इसी बात के पैसे लेती है कि हमें सुरक्षा प्रदान करे, तो एक क्षेत्र का एसएचओ क्यों ना बताए कि मेरे क्षेत्र में जो भी अपराध हो रहा है वो उसका डेटा देना हर महीने कि 10 अपराध हुए, 5 आरोपी पकड़े गए, 5 अनट्रेस हैं। ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं। हमारे संवाददाता सफीदों से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट है? आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई? पुलिस की गिरफ्त तक पहुंची? पुलिस अभी तक पहुंची आरोपी तक? जी नहीं, बिल्कुल भी वहां तक जो पुलिस है, जो थाना एसएचओ है अब्बास खान जी, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए और उन्होंने तो इस पूरे मामले से ही अपना पल्ला झाड़ लिया है और एसआईटी गठित कर दी गई है। और धाराई की अगर मैं बात करूं, 304, 328, 498, 34 आईपीसी के तहत यह मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है। जी सर। सेक्शन नहीं लगाएंगे क्या? लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का सहयोग मिल रहा है? पीड़ित परिवार क्या कह रहा है इस पर? बिल्कुल नहीं, जो लड़की पक्ष है वो बिल्कुल इस चीज है हताश है कि अभी तक उनको किसी की भी गिरफ्तारी जो है अभी तक नहीं हो पाई है। और जो ये मामला है वो एसआईटी गठित कर दी गई है इसके ऊपर, वो इसके मामले की जो है जांच कर रही है अभी। जी सर। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। निकिता जी कुछ कहना चाह रही हैं? शुभेंदु, थैंक यू, मुझे अपनी बात रखने के लिए वक्त दिया आपने। पहले तो मैं ये बहुत ही एक फंडामेंटल बात यहाँ पे रखना चाहूँगी। किसी भी प्रदेश में जब क्राइम बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था जो है वो ढीली पड़ चुकी होती है, और उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। जब आपकी लीडरशिप की जो मानसिकता है और जो उनकी सोच है वो ही बिल्कुल महिला विरोधी होती है, तो आप सोचिए कि प्रदेश या देश के में जो लोग हैं वो क्यों डरेंगे। आप देखिए, कुछ मैं यहाँ पर ऐसे बयान आपके सामने रखना चाहती हूँ जो आपको बता देंगे कि क्यों हमारे हरियाणा में पिछले 2 सालों में लगभग 47% रेप केसेस बढ़े हैं, लगभग 100% किडनैपिंग के केसेस बढ़े हैं, और लगभग पिछले साल में ही इस कोविड के दौरान लगभग 70% जो केसेस है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है वो बढ़े हैं। यहाँ पे सारी बात मानसिकता की आती है और लीडरशिप का काम होता है सही दिशा हमारे समाज को देना। बट अगर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि
ये इनफैक्ट ये कहते हैं कि फार्मर्स को शायद या हम सभी को एक एक या दो दो तीन तीन चार चार और पेड़ उगा देने चाहिए ताकि बड़े हो जाए तो उसके फल से वो अपनी बेटी की शादी कर पाए। तो आप मुझे बताइए कि वहां से हमारे यहाँ पे जो दहेज प्रथा की जो हमारी पूरी ये सोच है और लैविश स्पेंडिंग जो है वेडिंग की, क्या वो वहां से ही नहीं आ जाती? दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने पिछले 5-6 सालों में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो बहुत ही निंदनीय हैं। उनमें से कुछ ये हैं, वो कहते हैं कि पिछले साल जब धारा 370 जब हटाई गई तो उन्होंने कहा कि वाह, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब एक कैंपेन की सेलिब्रेशन हो रही थी, उस सेलिब्रेशन में वो कहते हैं कि वाह, अब हम कश्मीरी बहुएं लाएंगे। आप ऐसी मानसिकता आप हमारे समाज को देंगे तो यही होगा। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि रेप की वजह भी महिला है, पुरुष नहीं है। अगर महिला के संस्कार ठीक नहीं है तो रेप होगा। अगर ऐसी मानसिकता हमारे मुख्यमंत्री जी ही रख लेते हैं तो आप समाज को क्या एक संदेश दे रहे हैं? तीसरी बात, वो ये कहते हैं कि अगर एक महिला को फ्रीडम चाहिए वो सड़क पर नंगी घूमे। ये उनके खुद के शब्द हैं। अगर वो उनकी सोच ही ऐसी है तो हमारे समाज में किस पुरुष को डर रहेगा, क्या भय रहेगा कि हमें कानून तो पकड़ेगा नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, इनके आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो कहते हैं कि महिला की जगह केवल और केवल किचन में है। मैडम कब कहा है ऐसा? उन्होंने कहा है, आप जाके पढ़िए। मैं बहुत ही कर रही हूँ, मैंने आपकी चीज को बहुत अच्छे से सुन लिया। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 370 को हटाया गया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करती हूँ। नहीं, ये अलग विषय है। जरूरी था हम इसलिए ये मुहिम जो है, कोई बीजेपी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस नहीं करना है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय है। अगर निकिता जी बैठेंगे, निकिता जी, अगर आप महिलाओं के लिए इतना ज्यादा चिंतित हैं, अगर महिलाओं के लिए इतना ज्यादा चिंतित हैं, तो कितना कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के भीतर सवाल उठाए हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कितने सवाल उठाए गए हैं? क्यों नहीं सड़क पर आकर के, हम शुरुआत में ही कह रहे थे, क्यों नहीं आपने आकर के प्रदर्शन किया? आप हाथरस पहुंच जाते हैं, हरियाणा क्यों नहीं आ पाते? ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है। आप मुझे बीजेपी को लीडरशिप का यहाँ पे एक दायित्व जो है बहुत बड़ा है। कांग्रेस करेगी, प्लीज कांग्रेस करेगी लीडरशिप की कभी ऐसे निकिता जी, आज आप एक महिला होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और साथ ही साथ एक महिला होने के नाते आप यहाँ पर हैं। और निकिता जी, आज प्रदेश की महिलाओं को आपसे उम्मीद है कि विपक्ष आज जिस मजबूती के साथ अगर मुद्दे को उठाएगा और विधानसभा के भीतर भी अगर इस विषय को उठाया जाता तो शायद बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय पर आज कदम उठा लिए जाते। ब्रूट मेजोरिटी होने के बावजूद पार्लियामेंट में इन्होंने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए क्यों नहीं अभी तक पारित कर पाए? इनकी सोच ही गलत है। मैं वही कह रही हूँ, फंडामेंटल यहाँ पे प्रॉब्लम है। सोच 33% रिजर्वेशन बहुत सालों से धक्के खा रहा है। आई डू एग्री, लेकिन हम लोग यहाँ पे चलिए ठीक है, समय ज्यादा नहीं देता। बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार हरियाणा न्यूज की ये मुहिम जारी है और जब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त तक नहीं पहुंचते हैं, ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी। हरियाणा न्यूज के साथ आप बने रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।